नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। चलिए रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। तो यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से चयनित 7,182 एएनएम कर्मियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में नियुक्ति पत्र वितरित किया। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में बंपर बहाली हो रही है और हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं, सबको नौकरी दी जा रही है। और साथ ही उन्होंने कहा कि 6 साल के अंदर किसी भी चयन की प्रक्रिया में हम लोगों ने किसी भी प्रकार की धांधली और भ्रष्टाचार को हमने किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग या उच्च शिक्षा चयन आयोग या बेसिक शिक्षा चयन प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके के साथ किया गया है। आपने भी धैर्य से कार्य लेते हुए धरना प्रदर्शन की बजाय सरकार पर विश्वास किया और चयन की प्रक्रिया के साथ माननीय उच्चतम न्यायालय से अपने पक्ष में फैसला आने का इंतजार किया। इसके लिए मैं आप सबको आज इस नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से मिशन रोजगार का हिस्सा है, इसके लिए मैं हृदय से बधाई देता हूं। वास्तव में एक लंबी प्रक्रिया इसमें चली है और स्वाभाविक रूप से आपकी भी अपनी सीमाएं थी, लेकिन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने चयन की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाया था। लेकिन उसमें हर चयन की प्रक्रिया में, उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ की आबादी का राज्य है और उस चयन की प्रक्रिया में कुछ न कुछ विघ्न बाधा लोग डालने का प्रयास करते हैं। लेकिन विगत 5-6 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा कि किसी भी चयन की प्रक्रिया में हम लोगों ने किसी भी प्रकार की धांधली या अव्यवस्था या अराजकता या भ्रष्टाचार को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया है। चाहे वह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग हो, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा चयन आयोग हो या माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग, या पुलिस की भर्ती हो या बेसिक शिक्षा परिषद की भर्ती। इन भर्ती की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शी तरीके के साथ प्रदेश के अंदर संपन्न करते हुए अब तक लगभग 6 लाख भर्ती की प्रक्रिया को हम पूरा करने जा रहे हैं। प्रदेश के नौजवानों को सरकारी नौकरी में व्यवस्था प्रदेश के अंदर दी जा रही है और उस व्यवस्था के अंतर्गत कहीं भी किसी को उंगली उठाने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। लेकिन जिन लोगों के इस अनैतिक कार्य पर हम लोगों ने प्रहार किया है, हमारे चयन बोर्ड ने उसको रोका है, उनके अनैतिक गतिविधियों को पूरी सख्ती के साथ रोका है, वे लोग कुछ न कुछ डिस्टरबेंस करने का प्रयास करते हैं और उनके द्वारा हर एक प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से संपन्न होने के बाद भी वे व्यवधान डालने का प्रयास करते हैं। लेकिन पहले उच्च न्यायालय में और फिर उच्चतम न्यायालय में अंततः एक फैसला आपके पक्ष में आया है। मैं इसके लिए आप सबको ढेर सारी बधाई देता हूं। आपने भी धैर्य से। उधर आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने मोदी सरकार के 9 साल के कामों को लेकर ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पूर्ण पारदर्शिता और सहजता से पहुंच रहा है। तो ये ट्वीट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने बातों का जिक्र किया है। तो डिजिटल इंडिया के दौर में काफी सरल बना दिया है और इस बात का जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजनरी नेतृत्व में 9 वर्षों में तकनीकी के आधिकारिक उपयोग से बैठे व्यक्ति तक, अंतिम व्यक्ति तक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जो है वो पहुंच रहा है। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दे आ रही है लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर मानसून सत्र से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, यूपी विधानसभा की नई नियमावली होगी पेश।
इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, वर्तमान में 1958 में बनी नियमावली लागू है और जुलाई अगस्त में होगा विधानसभा का सत्र। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। मानसून सत्र से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी और अहम जानकारी आपको यहां पर बता रहे हैं। तो यूपी विधानसभा की नई नियमावली पेश होगी। ये बड़ी जानकारी, वर्तमान में 1958 में बनी नियमावली जो है वो लागू हुई है। तो जुलाई अगस्त में विधानसभा का जो सत्र है वो हो सकता है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, तो मानसून सत्र से जुड़ी आ रही ये बड़ी खबर, यूपी विधानसभा की नई नियमावली जो है वो पेश होगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो मानसून सत्र से जुड़ी आ रही ये बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तौकीर किदवई संवाददाता हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तौकीर, मानसून सत्र से जुड़ी जो बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आ रही है वो ये कि यूपी विधानसभा की नई नियमावली जो है वो पेश की जाएगी। होगा उस दौरान नियमावली में बदलाव किए जाएंगे और उसके अलावा जो सीट अरेंजमेंट है उसको भी बढ़ाने की कवायद है। कुछ कंपनी से टेंडर मांगे गए हैं और 15 जून को टेंडर खुलेंगे। उसमें जो 615 लोगों के 515 लोगों के बैठने की जो सीटिंग अरेंजमेंट इसको लेकर भी वहां पर लोगों से राय मशवरा किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो भी कंपनी काम करना चाहती है वो बताएं आखिर कि विधानसभा का जो परिसर है उसमें सीटिंग अरेंजमेंट कैसे बदलाव किया जा सकता है। इसके अलावा जो नियमावली की बात है उसमें भी संशोधन किया जाना है। इसको लेकर भी जो मंत्री है सुरेश खन्ना, उनसे लेकर काफी चर्चा हो चुकी है और नियमावली में बदलाव को लेकर संकेत बिल्कुल इसको लेकर चर्चा होगी। बहुत बहुत शुक्रिया तौकीर इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल मानसून सत्र से जुड़ी अब बड़ी खबर, जुलाई और अगस्त में विधानसभा का जो सत्र है वो हो सकता है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की और। बड़ी जानकारी दिल्ली से आ रही है जहां पर अफजल अंसारी का सरकारी आवास हुआ खाली। ये इस वक्त की बड़ी खबर, अफजल अंसारी का सरकारी आवास खाली हो गया है। तो लोकसभा की सदस्यता जाने के बाद यह आवास जो है वो खाली किया गया है। 22 जनपद पर था अफजल अंसारी का आवास। तो गाजीपुर से बीएसपी सांसद थे अफजल अंसारी। ये इस वक्त की बड़ी खबर, अफजल अंसारी के परिवार ने आवास खाली कर दिया है। बड़ी खबर, अफजल अंसारी का जो सरकारी आवास है वो खाली कर दिया है परिवार ने। लोकसभा की सदस्यता जाने के बाद ये आवास खाली किया गया है। तो 22 जनपद पर था अफजल अंसारी का ये घर जिसे खाली किया गया है। गाजीपुर से बीएसपी विधायक थे अफजल अंसारी। फिलहाल ये बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अफजल अंसारी का जो सरकारी आवास है वो खाली कर दिया गया है परिवार द्वारा। लोकसभा की सदस्यता जाने के बाद जो सरकारी आवास है उसे खाली कर दिया गया है। 22 जनपद पर था अफजल अंसारी का ये सरकारी आवास। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे। गैंगस्टर मामले में दोषी ठहराया गया था, सजा के बाद चली गई थी सदस्यता। गाजीपुर में बीएसपी से सांसद थे अफजल अंसारी। बढ़ेंगे आगे, उधर स्वतंत्र प्रभार मंत्री नितिन अग्रवाल प्रतापगढ़ पहुंचे जहां पर जिलाधिकारी प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव और साथ ही पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल ने बुके देकर उनका स्वागत किया। बता दें कि मंत्री नितिन अग्रवाल ने लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण गृह में मार्च पास्ट की सलामी ली और गेस्ट हाउस में जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक समेत जनप्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श भी किया। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित व्यापारी सम्मेलन शामिल हुए जहां पर मंत्री नितिन अग्रवाल ने कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया। देखिए, हम लोग का महासंपर्क अभियान चल रहा है 1 महीने का। उसी के उपलक्ष्य में आज प्रतापगढ़ में लोकसभा का व्यापारी सम्मेलन का आयोजन हुआ था। मैं आज उसमें व्यापारी सम्मेलन में आया हूं अपने व्यापारियों से बात करने के लिए। और हम सब लोग लोकसभा के चुनाव में, आने वाले लोकसभा के चुनाव को लक्ष्य बनाकर कि इस बार उत्तर प्रदेश में सभी 80 की 80 लोकसभा सीटें हम लोग को जीतना है, उसी लक्ष्य को प्राप्ति के लिए हमारा ये महासंपर्क अभियान चल रहा है। और इसी उपलक्ष्य में मैं आज अपने प्रतापगढ़ के व्यापारी बंधुओं से वार्ता करने आया हूँ। कल लखनऊ कोर्ट में जो मर्डर हुआ है उसके बारे में क्या कहना है? नहीं, देखिए ऐसा है, कल एक घटना हुई है और जिसका मर्डर हुआ है वो खुद एक बहुत बड़ा अपराधी था। तो उसकी जांच चल रही है, सरकार ने उसकी जांच बिठाई है और जांच की रिपोर्ट जब आएगी उसी में तभी कुछ बहुत ज्यादा उसमें कह पाऊंगा। क्या लगता नहीं है कहीं पुलिस का खौफ नहीं दिखता है आपको? हाँ जी, पुलिस का पहले दिखता था, लगता नहीं आपको खौफ? ये पुलिस का ही खौफ है।
ये पुलिस का ही खौफ है कि आज अपराधी अपनी जान बचा के उत्तर प्रदेश की सीमा से बाहर भाग रहा है। बढ़ेंगे आगे। उधर आगामी लोकसभा चुनावों को नजदीक देख सियासी दलों का दौरा है वो बढ़ गया है। इसी कड़ी में आज रायबरेली के बछुरावा के विभिन्न स्थानों पर पूर्व मंत्री और कांग्रेस के अवध क्षेत्र के प्रांतीय मंत्री नकुल दुबे ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और इसके बाद वो मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए मोदी सरकार और प्रदेश के मुखिया पर जमकर बरसे। वहीं उन्होंने कांग्रेस के शासन की जमकर बढ़ाई की। उनके साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की भीड़ भी मौजूद रही। अब बस मिलने के लिए आ गए। अपने भाइयों ने यहाँ पर एक कार्यक्रम रख लिया था, कई जगह रखे हुए हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं। अभी हम लोग वार्ड नंबर 6 में नीरज साहू जी के यहाँ से आए हैं। अब हम यहाँ पर तिवारी जी के आए हैं। अभी आगे जाएंगे और जगहों पर। सर आगामी 2024 क्या है, कैसे देख रहे हैं? 2024 में संपूर्ण हिंदुस्तान ने मन बना लिया है कि झूठियों की, फरेबियों की, जालसाजियों की और दगाबाजों के बहुत दिन तक रह लिए। अब उनको इस देश से, इस प्रदेश से हटाना है और उनको हटाने का मन पूरा हिंदुस्तान बना चुका है। उनको हम लोग 2024 में इस देश से बाहर देखना चाहते हैं। राहुल गांधी जी को इस देश का प्रधानमंत्री। मंत्री जी, कर्नाटक में जबरदस्त जीत, उसके बाद रायबरेली में भी जीत, जहां पर एक तरफ भाजपा की लहर चल रही थी वहां पर भी कांग्रेस ने जीत दर्ज की। इसको कैसे देखते हैं? कि अब लड़ाई जनता ने लड़ना शुरू कर दिया है। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के पास सारा सिस्टम है, रुपए हैं, पैसे हैं, उनके पास शासन प्रशासन की ताकत है, लेकिन जनमानस में दिमाग में भी बात बैठ चुकी है कि उनके साथ बहुत छल कपट धोखा बहुत हो चुका। उनकी जेबें खाली हो चुकी हैं। उनके बच्चे अब बेरोजगार घूम रहे हैं। उनके पास अब आगे की जीविका के लिए कोई भविष्य उनका नहीं है। तरह तरह के फर्जी वो योजनाएं बना करके जनता को बहलाया फुसलाया जा रहा है। तो जनमानस ने अब तय कर लिया है कि अब हम लोग अब बहुत ज़्यादा अब धोखे में नहीं रहने वाले हैं। हम लोगों ने, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, अभी आप देखिएगा 2-3 राज्यों में और चुनाव है और 20 राज्यों में ये हट ही चुके हैं। कुछ राज्यों में बचे हैं, लेकिन सभी राज्यों में ये 2024 आते आते साफ हो जाएंगे और 2024 में पूरे देश से साफ हो जाएंगे। और रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है जनता टीवी की खबर का हुआ असर। सहारनपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, सड़क की हालत थी खस्ता, अब काम शुरू कर दिया गया है। तो परेशान मां ने जनता टीवी से गुहार लगाई थी और इस दौरान इसे बड़ी प्रमुखता के साथ दिखाया था। बेटी की आनी थी बारात और ये बड़ी खबर नेताओं और अधिकारियों ने कोई सुध नहीं ली। खबर चलने के बाद हरकत में प्रशासन आया है और 2 तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखाने जा रहे हैं। 2 तस्वीरों में देखिए पहले ये सड़क कैसी थी और किस तरीके से पानी जो है वो इस रास्ते में भरा हुआ था, लेकिन जनता टीवी पर इस खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद देखिए तुरंत प्रभाव से इसका असर हुआ और किस तरीके से जिन अधिकारियों के कानों में जू नहीं रेंग रही थी आखिरकार वो हरकत में आए। और फिर उसके बाद अब देखिए सड़क के मरम्मत का कार्य, पानी निकासी का कार्य जो है वो यहां पर फटाफट से शुरू करवा दिया गया है। ये 2 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। बढ़ेंगे आगे एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। बड़ी जानकारी, कानपुर देहात पुलिस बनी लुटेरी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी। दरअसल कानपुर देहात पुलिस ही बनी लुटेरी। दरअसल चेकिंग के नाम पर 50 किलो चांदी की लूट की गई। आगरा के सराफा व्यापारी से लूट की गई है। 2 दरोगा और एक हेड कांस्टेबल ने लूट की, ऐसी जानकारी मिली है। एडीजी ने तीनों को निलंबित कर दिया है। गौरव शुक्ला संवाददाता कानपुर देहात से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। गौरव, पूरा मामला से जानना चाहेंगे, क्या हुआ था आखिर? देखिए अंजलि, बिल्कुल बता दूं कि पूरी घटना जो है कोतवाल की है, जहाँ कोतवाली के कोतवाल अजयपाल अपने सहयोगी दरोगा और कांस्टेबल के साथ औरैया बॉर्डर पहुंचते हैं और वहां पर जो आगरा के व्यापारी है मनोज सोनी, उनकी कार को चेकिंग के नाम पर रुकवाते हैं और उनके पास से 50 किलो चांदी लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। 3 दिन तक लगातार ये चांदी उनके आवास पर बनी रहती है। कानपुर देहात पुलिस को इस बात की भनक नहीं लगती है। पीड़ित जब औरैया पूरे मामले को दर्ज कराता है तो वहाँ की एसपी चारू निगम पुलिस बल के साथ भोगलीपुर कोतवाली पहुंचती हैं और इस पूरे मामले में छापेमारी करती हैं। तो कोतवाल जो है अजयपाल, उनके आवास से 50 किलो चांदी बरामद होती है और वहां से कोतवाल और जो दरोगा है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। हालांकि मौके से जो हेड कांस्टेबल है रामशंकर यादव वो मौके पर फरार हो गया है। तो कहीं ना कहीं जी
क्योंकि जब पुलिस ही लुटेरी हो जाएगी, तो लूट का काम जो पुलिस करने लगेगी, तो आखिर जनता किस पर भरोसा करेगी और कहाँ जाएगी। तमाम अगर बात की जाए कानपुर देहात के सभी थाना क्षेत्रों में इसी तरह से लूट मची हुई है। कभी अगर इस बात को लेकर के पुलिस शिकायत करता है तो उस पर मासूल जो कार्रवाई है वो थाना अध्यक्ष पर नहीं की जाती, जिसके चलते यहाँ के थाना अध्यक्ष वो लगातार लापरवाह बने और इस बात को लेकर के इस तरीके की घटनाएं सामने आती है। जी अंजलि, लेकिन गौरव, जाहिर तौर पर पुलिस पर जिम्मा होता है कि वो जनता की रक्षा करे, लेकिन यहाँ पर जो चेहरा सामने आया है उसने एक बार फिर सवाल खाकी पर उठा दिए हैं कि आखिर चल क्या रहा है। देखिए अंजलि, बिल्कुल सवाल तो लाजमी है, क्योंकि जिस तरीके की वारदात ये सामने आई है, कभी अगर किसी सब की बात होती है, अगर एक्सीडेंट का मामला होता है दो थाना क्षेत्रों के बीच की अगर सीमा का विवाद अक्सर फंसता है, कोई भी थाना अध्यक्ष इसको जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता है कि किस तरह से इसका जो है पोस्टमार्टम कराया जाए, या कभी नदी और नहरों में अगर किसी का शव बह करके आता है तो पुलिस हमेशा सीमा विवाद में फांस करके उस शव को इधर से उधर ढकेलने का काम करती है। लेकिन भोगलीपुर कोतवाल का एक कोतवाल है, कोतवाली में उनका जो सीमा खत्म होती है वो गंगा कोतवाली और इसके बाद औरैया पहुंच जाते हैं लूट की घटना को अंजाम देने। जिस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया तो कहीं न कहीं से ये साफ होता है कि इस कोतवाल का एक बड़ा गैंग सक्रिय है इस पूरी लूट की घटना में, क्योंकि जिस तरीके से कोतवाल को इनपुट दिए गए कि व्यापारी बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से आगरा की तरफ जा रहे हैं, तो वो मौके पर पहुंचे और जानकारी ये भी है कि इनके साथ कुछ प्राइवेट लोग भी थे जो अब तक पुलिस की गिरफ्त से कहीं न कहीं बाहर है। अगर सभी की गिरफ्तारी होती है इंट्रोगेशन के दरमियान ये निकलकर जरूर सामने आएगा कि इनके साथ कितना बड़ा गैंग है और कितने ऐसे लोग हैं जो अभी जो है पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। जी, यानी पूरी मिलीभगत का खेल था गौरव, यानी जब पुलिस जो जिन पर आरोप लगे हैं वो वहां पर पहुंचे, जो दरोगा और कांस्टेबल वहां पर पहुंचे थे, उनके साथ कुछ और लोग भी थे। बिल्कुल जाहिर तौर पर जिस तरीके से मुझे जानकारी मिल रही है कि उनके साथ दो प्राइवेट लोग भी थे और ऐसे में जो चालक था मनीष सोनी का, उसको भी लेकर ये लोग फरार हुए थे। चालक को कब और कैसे छोड़ा जाए ये तो जिस तरीके से औरैया में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, चारों निगम जो व्यक्ति प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, उस आधार पर ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन जिस तरीके से पूरे जाल को बुना गया, जिस तरीके से हरकत की गई, जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया, इससे बिल्कुल साफ स्पष्ट होता है कि कोतवाल जयपाल का एक बड़ा गैंग जो है लूट का सक्रिय था और जिस तरीके से इनपुट थे और औरैया तक जा करके इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, इससे साफ इशारा करता है कि पूरी घटना में हम लोग शामिल होंगे जो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल जानकारी यहां पर यह भी मिल रही है, क्योंकि जब हमने एसपी साहब से संपर्क करने की कोशिश की तो अब जानकारी यह है कि आधे घंटे बाद वो जुड़ेंगे और इस पूरे मामले पर वो बातचीत जो है वो करेंगे। लेकिन जाहिर तौर पर जिन पुलिस अधिकारियों पर इस जिम्मा होता है जनता की सुरक्षा का, आखिरकार वही लुटेरी बन जाए तो फिर कोई किस पर भरोसा करे, कानून की रखवाली कौन करेगा। बढ़ेंगे आगे, एक और बड़ी खबर की ओर करेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बताने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है। आजम खान से जुड़े 5 मुकदमों की सुनवाई, ये इस वक्त की बड़ी खबर। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में होगी सुनवाई, बड़ी जानकारी आ रही है। तो आज कोर्ट में पेशी पर आएंगे आजम खान, ये बड़ी खबर। पत्नी और बेटा पहुंचेंगे रामपुर कोर्ट। ऐसी जानकारी, तो आजम खान से जुड़े 5 मुकदमों की सुनवाई आज होने जा रही है। बढ़ेंगे आगे, उधर आपको बता दें कानपुर देहात के मंगलपुर क्षेत्र में लव जिहाद का मामला सामने आया है। मुस्लिम समुदाय के एक युवक ने नाम और धर्म बदलकर पुलिस विभाग में भर्ती होने की तैयारी कर रही एक छात्रा से 4 साल पहले फेसबुक पर दोस्ती की, फिर खुद को जाती बताकर यहां पर चैटिंग करता रहा। 2 साल तक फेसबुक पर दोनों के बीच चैटिंग चलती रही। 2 साल पहले मुलाकात होने पर युवक की असलियत सामने आने पर छात्रा ने उससे दोस्ती तोड़ ली और फ्रेंड लिस्ट से उसका नंबर डिलीट कर दिया। इसके बाद से युवक छात्रा को तरह तरह से परेशान करने लगा। साथ ही धर्म परिवर्तन और निकाह नहीं करने पर उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देने लगा। छात्रा की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।